और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज हमने देखा है ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली जरूर दर्ज होती हुई दिखाई दी। आप कह सकते हैं तैयारी तो थी आज वैसे मार्केट के मूड माहौल को देखकर कि हम इन हाई पर हाई का सिलसिला जारी रखे, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रेशर आया है। आज दरअसल 15,660 के लेवल से बाजार थोड़ा सा फिसला, अब 15,580 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी करीब करीब फ्लैट है, 3 पॉइंट नीचे। डेज लो से आप कह सकते हैं फिर रिकवरी आती दिखाई दे रही है। एक समय ऐसा था कि निफ्टी बैंक में 250 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी, अब 132 अंक नीचे है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, ये आप जरूर कह सकते हैं। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस समय अब तक की हाइलाइट्स। तो ये तीसरा दिन है जहां पर रिकॉर्ड हाईस पर दरअसल बाजार ने अपनी चाल और मजबूत की, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ऊपर से निफ्टी करीब 70 अंक हल्का हुआ है, तो निफ्टी बैंक करीब 300 अंक। अब देखिए प्रेशर कहां से आया। आज मेटल, निजी बैंक और फार्मा शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली के सौदे बनते दिखाई दिए हैं, लेकिन मिड कैप्स में भले ही इंडेक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहा हो, डिफेंस कंपनियां हैं, ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है, वो स्टॉक्स जहां पर अच्छे नतीजे आए वो सभी चल रहे हैं। तेल, गैस और ऑटो शेयरों ने आज मार्केट को सपोर्ट करने का काम जरूर किया है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर बिक्री के आंकड़े वैसे उम्मीद से बेहतर थे, तो उनका भी जलवा है आज ट्रेड में। तो ये फिलहाल बाजार की ताजा तस्वीर। अब आज के दिन फिर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। देखिए 15,660 का हाई छुआ, उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन इस समय जो डिप आया है मार्केट में उसका आप फायदा उठाएंगे, तेजी की पोजीशन लेंगे, या फिर आपको ज्यादा कंफर्ट आएगा 15,500 के नीचे नया तेजी का ट्रेड लेने में। गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा जी। ऐसा है कि 15,500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये ब्रीच नहीं होना है। लेना है तो यहीं पर लेना है, जगह अच्छी है खरीदने की। हाँ स्ट्रेच है, स्ट्रेच तो बुल मार्केट में होता ही है। जो आज का जो लो है 15,500, ये सही लो है, इसके नीचे लेना नहीं चाहिए, लेकिन लेना है तो यही ले सकते हैं। मुझे लगता है आज का लो शायद यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जब चार्ट देखता हूँ तो आज का लो मुझे ठीक नजर आता है। जब तक ये बरकरार है, हो सकता है हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा साइडवेज मूव मिले, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। आज प्रॉब्लम दिक्कत ये थी कि गैप अप खुला, इसलिए थोड़ी गिरावट हुई। अगर गैप अप नहीं खुलता फिर तो मार्केट यहाँ से ऊपर था ना, तो मुझे लेके ठीक ही लगता था। ओके, तो ये फिलहाल आपका मार्केट पर व्यू है। आप कह रहे हैं कि मौजूदा भाव ही ठीक है और डिप का इंतजार ना करें। अच्छा गाबा साहब, स्टॉक्स क्या चुने हैं आज आपने, कहां पर ट्रेड लिया जाए? दो स्टॉक्स चुने हैं। एक तो है आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बहुत अच्छा अप है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज का आज अच्छा अप है इसलिए ले सकते हैं आज, लेकिन उसका नजरिया कल और परसों का होना चाहिए, 2 दिन का होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जाकर मुनाफा मिलेगा। स्टॉप होगा आरती इंडस्ट्रीज का करीब 1720 का, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9 रुपए स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1800 के आते दिनों में देख सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट देखी हमने आरती इंडस्ट्रीज में वो थम गई, उसके बाद एक अपमूव शुरू हुआ है कल, तो हो सकता है 2-3 दिन और अपमूव मिल सकता है, साइडवेज जाकर साइड अपमूव मिले, लेकिन बायस आरती इंडस्ट्रीज का अप है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है इस वक्त, वो मैंने सुबह दिया था कन्विक्शन कॉल आज का, वो है टाटा कंज्यूमर। हाँ एक साइडवेज मूव मिला, लेकिन एक अच्छी जगह बन गई, एक सस्टेन कर पाया, और इतनी गिरावट के बाद भी गिरावट नहीं मिली इसमें। तो टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है कि अपमूव जो हमारा ओरिजिनल टारगेट है 675 का, वहां पर जा सकता है। स्टॉप होगा 658 टाटा कंज्यूमर में, बाइंग नजर आती है। ओके, तो टाटा कंज्यूमर जो अब एक बिग बॉय है वहां पर आप तेजी की पोजीशन सुझा रहे हैं, और आरती इंडस्ट्रीज में भी तेजी का ही कॉल इस समय गाबा साहब की तरफ से। चलिए फटाफट आपको बता दें कि इस समय मार्केट में स्थिति कैसी है और किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो निफ्टी बैंक करीब करीब 62 पॉइंट, निफ्टी बैंक नहीं, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 62 पॉइंट नीचे है, लेकिन इस दबाव में डिफेंस स्टॉक्स या फिर डिफेंस से जुड़े हुए शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सरकार ने, आपको याद होगा कि 108 नए आइटम्स जोड़ दिए हैं नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि इनका आयात नहीं होगा, भारत में ही प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। तो गार्डन रीच, भारत डायनामिक्स, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल, ये पूरे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखा खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ ऑटो एंसिलरी, ऑटो एंसी की पीएलआई स्कीम लागू होने की पूरी तैयारी, यहाँ पर लक्ष्मण आपको खबर दे भी रहे थे आज सुबह में, और इन काउंटर्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। जेटी की 80,
सुब्रॉस, एनआरबी बेयरिंग्स, मुंजाल, शोभा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज के सत्र में आप खरीदारी करके चले। लेकिन मुनाफा वसूली के गिरफ्त में आज मेटल कंपनियां दिखाई दी हैं। सेल जैसे काउंटर्स आप ध्यान रखिए, ये पिघल रहे हैं। महाराष्ट्र सीमलेस, आपका टाटा स्टील लॉन्ग, टाटा स्टील बीएसएल, क्योंकि काफी तेजी देखने को मिली थी तो मुनाफा वसूली यहाँ पर बनती है और लोग वही करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नाहर पॉली 6% नीचे, यूको बैंक, बारबेक्यू नेशन, स्पाइस जेट, ये वो स्टॉक्स है जहां पर आज मुनाफा वसूली का दबाव ज्यादा है। लेकिन इस गिरते बाजार में नारायण हेल्थ केयर के नतीजे अच्छे रहे तो वहां पर हमने देखा डबल डिजिट गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। लिबर्टी शूज में आज हम देख रहे हैं बहुत ही तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। इसके अलावा इंडिगो पेंट्स है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखी हैं तेजी के सौदे। तो ये फिलहाल ओवरऑल बाजार का मूड माहौल आपके स्क्रीन पर। कुछ स्टॉक्स पर एक दो राय ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हमारी बड़ी खबरों पर। और इस घंटे दरअसल मैं गवा साहब आपसे राय लेना चाहती हूँ इंडिगो पेंट्स पर। यह भी टॉप गेनर्स में शामिल, लगभग 3% की तेजी। बताइए क्या एक मौका है? 2596 का लेकिन स्टॉक है, क्या एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में ट्रेड लेने की? इंडिगो पेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडिगो पेंट्स में जो आपने जो चुना है बहुत ही बढ़िया है, जगह फैंटास्टिक है। स्टॉक होगा करीब 2550 का और थोड़ा छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। चार्ट स्ट्रक्चर अभी ज्यादा इसमें डेटा नहीं है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है फर्स्ट टारगेट 2700 का, वहां तक जरूर चला जाएगा और उसके ऊपर भी आते दिनों में आप देखेंगे। जगह बहुत अच्छी है खरीदने की, इतना कह सकता हूं। बहुत बढ़िया स्टॉक चुना है टेक्निकली। तो इंडिगो ठीक है, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन 3% ऊपर। अच्छा गाबा साहब, अदानी पोर्ट स्क्रीन पर लाएंगे क्योंकि यहाँ पर इस घंटे दरअसल एडिशंस देखने को मिल रहे हैं, तेजी की पोजीशंस आ रही हैं। अब 1.5% आपको दिखाई देगा ये काउंटर अदानी पोर्ट का। 781 के लेवल्स आ चुके हैं। वॉल्यूम पिकअप डिसेंट है। बताइए क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है ये आगे चलकर अपने 52 हफ्तों के हाईज जो 885 का था उसको टेस्ट करने की क्षमता रखता है इस मूव में? ऐसा है कि बाय मोड पर है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय मोड पर तो है। हाँ, पिछले 10-15 दिन से हम साइडवेज जोन देख रहे हैं, इसलिए ले लेना चाहिए। बहुत टाइट स्टॉक, ज्यादा नहीं है। 775 का, 774 का बस। अगर अपमूव मिलता है तो 790, 700, 800 भी जा सकता है। तो ये क्षमता तो रखता है। दिक्कत नजर आती है 9790 के पास, लेकिन लगता है जाना चाहिए, पार कर लेगा। स्ट्रक्चरली जो मोमेंटम है इसमें लगता है वो पार कर लेगा, शायद 800 की तरफ चला जा सकता है। तो एक ट्रेड तो बनता है और हर ट्रेड में ओके, तो 7 ठीक है ट्रेड, जी हाँ थोड़ा सा रिस्क है। 790 पार कर ले तो 800 और फिर वो 52 हफ्तों का हाई जो 885 का है उसकी तरफ बढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटी है इस ट्रेड में। इस घंटे दरअसल यहाँ पर तेजी की पोजीशंस आ रही हैं। एक और स्टॉक रेडार पर रखेंगे, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। दरअसल यहाँ पर सीएनबीसी आवाज के हाथ बड़ी खबर लगी है कि ये एंटिटी दरअसल QIP के जरिए फंड रेज करने की तैयारी कर रही है। क्या साइज होगा, क्या प्राइसिंग रह सकती है, कब तक आएगा ये QIP, ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जोड़ते हैं यतिन मोटा को। यतिन बताइए क्या आप सुन रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कब तक आ सकता है और क्या साइज होगा इस QIP का? तो देखिए, जहाँ तक कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है, हमको ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कंपनी लगभग 1500 से 2000 करोड़ के आसपास तक की पूंजी जो है QIP के जरिए जुटा सकती है। सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं कि QIP बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। इसी महीने कंपनी तैयारी कर रही है कि QIP लॉन्च हो जाए। और सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं कि जो रोड शोज होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, वो भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने शुरू कर दिए हैं। तो किसी भी वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 से 2000 करोड़ का QIP। और आपको अगर याद होगा तो पिछले दिनों AGM में कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए प्रपोज किए हैं QIP के जरिए रेज करने के लिए। तो उसका लगभग आधा वो इस टाइम QIP के जरिए रेज कर सकते हैं, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। ओके, तो 1500 to 2000 करोड़ का QIP लाने की तैयारी, प्राइसिंग ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन को देखकर तय की जाएगी। स्टॉक आज थोड़ा सा नर्म है, लेकिन गावा साहब श्रीराम ट्रांसपोर्ट आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब टेक्निकली बताइए किन लेवल्स पर आपको कंफर्ट दिखेगा और इस समय ट्रेड क्या बनता है? गावा साहब श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, आप प्लीज चेक करेंगे।
जी हाँ, अभी इंटरनेट की दिक्कत थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की जो जगह है, चार्ट खुला है मेरे पास, 1400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और आपको मिल सकता है 1460 में, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा लेने के लिए, बहुत एग्रेसिव ट्रेड रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। अगर लेने की जगह खरीदनी है तो एक बार 1440 पार कर ले तो यस ऊपर जाएगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं ये मझधार में है और मझधार में स्टॉक पर नहीं बैठे, थोड़ा किनारे आने दें और 1440 के लेवल्स आए ऊपर की तरफ, तो तब एक मौका बनेगा इस स्टॉक में तेजी का। क्योंकि हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात की, लगे हाथ बात करते हैं एक और ट्रेड की, और वो है दरअसल मुथूट फाइनेंस। नतीजे आएंगे कल और मुथूट के साथ मदरसन सुमी के भी नंबर्स आने वाले हैं। अब सुमित को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सुमित, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, शुरुआत करता हूँ मदरसन सुमी के साथ। माफ़ करिए, पहले मुथूट फाइनेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि अब हम एनबीएफसी की बात कर भी रहे थे। तो मुथूट फाइनेंस के लिए एनआई फ्रंट पे करीब करीब 20% की ग्रोथ का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। रफली 1900 करोड़ रुपए के आसपास की एनआई का फिगर आ सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे 7-7.5% का एक अपटिक यहाँ देखने को मिल सकता है। मुनाफे फ्रंट पर करीब करीब 24% की बढ़त रहेगी, 1011 करोड़ रुपए। सीक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एयूएम ग्रोथ करीब 4% के आसपास तिमाही दर तिमाही बाजार अनुमान लगा के चल रहा है। लास्ट क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए करीब 1.3% के आसपास था, तो इस बार भी मार्केट यही मान रहा है कि 1.3-1.4 के रेशियो में कहीं ये आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ एनआईएम्स भी मोर लेस स्टेबल रहेंगे, तो नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा फायरवर्क होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, मोर लेस स्टेबल रहेंगे। लेकिन एक पार्ट है जो क्रूशियल है, वो है इनका हाउसिंग कारोबार को लेकर किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग आती है, वहाँ पर किस तरह की कमेंट्री है। दूसरा, गोल्ड लोन को लेकर अब क्या कमेंट्री है। तीसरा, लॉकडाउन के बाद किस तरह की ब्रांचेज हैं, किस तरह का कामकाज है, कैसे रिकवरी हो रही है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको बाजार क्रूशली वॉच करेगा। कमेंट्री पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर जो है वो है मदरसन सुमी का। मदरसन सुमी के केस में 2 चीज़ें आप ध्यान रखें कि ब्रोकर्स मेनली या तो बुलिश हैं या सुपर बुलिश हैं नंबर्स को लेकर। कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं करीब करीब 19,900 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम यहाँ आते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ ब्रोकर्स का मानना है करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम आएगी। 15,000 करोड़ रुपए यहाँ बेस था, तो बेस के सामने दोनों ही ब्रोकर्स या तो तेजी देख रहे हैं या बहुत अच्छे नंबर देख रहे हैं। इबीटा फ्रंट पे कुछ ब्रोकर्स का अनुमान है 2200-2300 करोड़ का, कुछ ब्रोकर्स यहाँ पे 1600-1700 करोड़ रुपए के आसपास का भी एक आंकड़ा मान रहे हैं। मार्जिन 9% से बढ़ के 11-11.5% या फिर 10%, इस तरह का एक अनुमान मार्केट में है। और मुनाफे फ्रंट पर 183 करोड़ के लो बेस के सामने या तो 500 करोड़ या सीधे 750 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा बाजार मान रहा है। तो मोर लेस आप ये मान के चलिए कि नंबर बहुत तेज बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है वाई बेसिस पर। सीक्वेंशियल में आपको याद होगा कि लास्ट क्वार्टर का नंबर बहुत स्ट्रांग दिया था मदरसन ने, तो बेस इतना बड़ा है कुछ कहना मुश्किल है किस तरह के आंकड़े होंगे, लेकिन मोर लेस फ्लैट साइड पे नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, 2-3 चीज़ें क्रूशियल हैं। पहला, इनका जो ग्लोबल बिजनेस है वो मिड मई से शुरू हो गया था, तो वहाँ पर किस तरह का टेक देखने को मिला है, स्पेशली जो बड़े क्लाइंट्स हैं फॉक्सवैगन टाइप, उस तरह के क्लाइंट से किस तरह का एक आंकड़ा आ रहा है। वायरिंग और हार्नेस बिजनेस इनका डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और इंटरनेशनल फ्रंट पर भी अच्छा करके गया। BS6 की एक अच्छी डिमांड वहाँ देखने को मिली। कंपनी ने बहुत सब्सटैंशियल लास्ट क्वार्टर में अपना डेट को रिड्यूस किया था, तो उसकी वजह से मार्जिन इस बारी और बेहतर आने का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। और साथ ही साथ EU गवर्नमेंट ने किस तरह का सपोर्ट किया है कंपनी के नंबर्स को लेकर, ये कुछ एक चीज़ें जो कि कमेंट्री में कीनली वॉच की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी जो कमेंट्री है कंपनी की अगले क्वार्टर के लिए वो क्रूशियल होगी कि अब जो क्वार्टर आएगा वहाँ पर नंबर थोड़े सबड्यूड आएंगे Q1 के अंदर, लेकिन Q4 के नंबर बेहतरीन माने जा रहे हैं मदरसन सुमी के लिए। लेकिन स्टॉक आज थोड़ा सा नरमी दिखा रहा है, 1.1% नीचे है। गवा साहब, दोनों ट्रेड्स मदरसन सुमी और मुथूट फाइनेंस, क्या प्री नतीजे कुछ पोजीशन ली जाए, खरीदारी करनी बनती है या फिर क्या ट्रेड आप लेंगे? चलो पहले मदरसन सुमी की बात करता हूँ। वेल, मदरसन सुमी की जगह है खरीदने की 240 के ऊपर है। अब अगेन खिचड़ी में है साइड बेस जोन। अब ये ट्रैप जोन पर हो तो लेना नहीं चाहिए जब तक उस ट्रैप जोन से बाहर नहीं निकलता। ये रहा मदरसन सुमी। रही बात मुथूट फाइनेंस की, वेल मुथूट फाइनेंस का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग बैट के हिसाब से बायस जो है अपसाइड है। लेना है, एग्रेसिव ट्रेड है, ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और स्टॉप होना चाहिए करीब 1259 का, बस 1259 का, यस 1259 1260 का स्टॉप होना चाहिए। और अपसाइड शायद मे बी 1280 का होना चाहिए स्टॉप, ये सही रहेगा। 1280 एक बहुत बेहतर स्टॉप रहेगा, टाइट होगा, एग्रेसिव ट्रेड है,
लेकिन 1340 जा सकता है। तो यहां पर ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बनता है और मोमेंटम में है, तो टाइट स्टॉप के हिसाब से लेने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो 1280 आप कह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो स्टॉप लॉस मुथूट फाइनेंस में आप लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। चलिए काम करेंगे, लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में अगले राहत पैकेज की तैयारी या फिर प्रपोजल तो नीति आयोग ने यही दिया है। आपको एक अंश सुनाएंगे उस एक्सक्लूसिव चर्चा का ब्रेक के बाद आगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। देखिए बाजार में नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन आप कह सकते हैं सपाट है और 2 दिनों की लगातार एक तरफा तेजी के बाद कुछ तो विराम लेगा मार्केट, थोड़ी सी सांस ले रहा है। लेकिन अब जो अगली कड़ी तेजी की रहेगी वो शायद कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनियों की ओर से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दरअसल नीति आयोग ने सिफारिश यही की है जो राहत पैकेज आएगा सरकार की ओर से, जिसकी तैयारी इस समय चल रही है, वो इन्हीं 2 सेक्टर्स पर आधारित रह सकता है, इन पर ज्यादा फोकस रह सकता है। सुनिए हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने क्या कहा। पिछले दिनों सरकार ने जो आपने कहा एक्सटेंडेड क्रेडिट गारंटी की मियाद बढ़ा दी, उसका दायरा बढ़ा दिया, लेकिन आपको लगता है कि यही काफ़ी है या फिर और कुछ किए जाने की ज़रूरत है और किसी ऐसे अगले राहत पैकेज पर किसी तरह के विचार हो रहे हैं? ज़्यादा हम लोगों को जो इस समय फोकस करना चाहिए वो फिर से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पे करना चाहिए। जैसे कि मेरा मानना अपना है कि महाराष्ट्र में ऐसा एक हुआ था पिछले साल, जिसका कि बड़ा फायदा हुआ कि जो हाउसिंग स्टॉक है उसको लिक्विडेट करने के लिए और हाउसिंग सेक्टर में उसकी और बढ़त करने के लिए ये जो स्टैंप ड्यूटी है उसको अगर राज्य जो है वो कम करने की कोशिश करें, तो सोचें जैसा कि महाराष्ट्र ने किया, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके बहुत सारे करीब 100 तक बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं, तो इस किस्म के कदम जो है वो राज्यों को क्योंकि उठाना में मेरे ख्याल में बहुत ही फायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बात बिल्कुल साफ है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से खर्चा करना है, राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर, क्योंकि ये स्वास्थ्य की ही आपदा है और स्वास्थ्य से ही इसका सुधार भी हो सकता है। अगर हम मतलब हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में जो है वो एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की बात करें, या फिर हम लोकल लेवल पर जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको और तेज़ी से बनाएं, उनमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करें, तो ये एक किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा जिसकी कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 5 गुना होती है बाकी सब एवरेज औसत अर्थव्यवस्था में ले देखा जाए। तो एक तरफ हेल्थ इंफ्रा पर जोर देना आवश्यक है इस समय, क्योंकि ये आपदा ऑफ कोर्स सेहत से ही जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए, क्योंकि वहां पर हमने देखा है आंकड़े फिर से फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। और रोजगार अगर बढ़ाना है तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलता है, तो इन 2 सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा राहत पैकेज के लिहाज से, ताकि ये एक्टिविटी बढ़े और रोजगार भी बढ़े। तो ये फिलहाल नीति आयोग की सिफारिश राहत पैकेज को लेकर। इस बीच मारुति की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। 46,555 गाड़ियां दरअसल मई के महीने में इस साल कंपनी ने बेची है, जहां पर बाजार ने अनुमान लगाया था 65,950 गाड़ियों का, या फिर 66,000 गाड़ियां आप लेकर चलें। तो वो फिलहाल उम्मीद पर आंकड़ा खरा नहीं उतरा है। ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए मारुति की तरफ से आता हुआ। याद रखिएगा स्टॉक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में तेजी में रहा है, 10% के रिटर्न्स दिखा चुका है मेरे ख्याल में इस पूरे महीने। और अब मारुति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक बार फिर, जहां पर देख रहे हैं हम करीब 7,095 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बिक्री बढ़ी जरूर है, लो बेस के सामने आपको आंकड़ा बेहतर दिखाई देगा, लेकिन अनुमान यही था कि 65,950 गाड़ियां कंपनी बेचेगी, जहां पर कंपनी ने दरअसल 46,555 गाड़ियां ही बेची हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट मारुति की ओर से। गवाह साहब, मारुति एक महीने में 7.5% के रिटर्न्स दे चुका है। अब लॉन्ग टर्म निवेशकों को क्या मौजूदा लेवल पर ट्रेड लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए? एक्चुअली मुझे इसका जो मारुति का जो बेस है करीब 7,000 के आसपास या 6,950 के आसपास बढ़िया है। जब तक वो बरकरार है मेरे ख्याल से मारुति में अब भी एक ट्रेंड है।
हाँ, ये बिकॉज ऑफ द जैसे कि आपके नंबर्स आ गए हैं उसके साथ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे मारुति अच्छा लगता है, ये बात तो पक्का है। हो सकता है आते दिनों में डाइजेस्ट हो जाएंगे नंबर्स, तो फिर 7,200 का भी टारगेट देखेंगे। मुझे यहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती। साइडवेज जोन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वीकनेस नहीं है मारुति में। वीकनेस नहीं है, साइडवेज रह सकता है, लेकिन फिलहाल नंबर्स के बावजूद 7,081 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में। अच्छा, डेज लो से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में 9 अंक ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक देखिएगा सिर्फ 60 अंकों की गिरावट, और मिड कैप्स में भी अब सिर्फ 40 अंकों की ही गिरावट रह गई है। यहाँ पर बहुत बढ़िया तेजी आती हुई। अदानी पोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, जो इस समय स्टॉक 2% ऊपर है। 788 का हाई इसने छुआ, 785 के आसपास कर रहा है कारोबार, तो वो भी आप आगे जहन में रखिए। चलिए फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं अपडेट अब खिलाड़ी नंबर 1 का, और 3 मैदान में है हमारे जानकार हिमांशु गुप्ता, समित चौहान और मुदित गोयल। पहला अपडेट समित के पोर्टफोलियो में, आपको याद होगा स्टार पेपर को ये कैरी कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। 139.20 पर प्रॉफिट बुक किया, इनका टारगेट 149 का था, तो ये आप फिलहाल नोट कीजिए। दूसरी तरफ हिमांशु गुप्ता के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली थी, इन्होंने नया ट्रेड लिया है, वो है जीई शिपिंग का। तेजी का ट्रेड है, 480 का टारगेट आप लगाएं और 414 का स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड में। मुदित गोयल ने भी एक नया ट्रेड इनिशिएट किया, वो है लॉरिस लैब्स। लॉरिस लैब्स में 580 के टारगेट के लिए तेजी करनी है, मुदित का मानना है, और 510 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। तो ये है ताजा ट्रेड्स। अब ओवरऑल रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन ट्रेड्स के जोड़ने के बाद क्या स्थिति बन रही है, तो हिमांशु गुप्ता अभी भी आगे चल रहे हैं, 18% के रिटर्न्स, 9.5% के रिटर्न्स हो गए हैं मुदित गोयल के, और हिमांशु गुप्ता लगभग 8.77% के रिटर्न्स पर है। तो समित इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में है 18% के रिटर्न्स के साथ, ये आप जहन में रखिएगा। मैंने गलती से नाम दूसरा पढ़ लिया, लेकिन समित लीडरशिप पोजीशन में 17.84% के रिटर्न्स पर। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी, और साथ ही साथ आपके लेकर आएंगे न्यू कंपनी। आज रेडार पर है जिंदल 100 कंपनी का मैनेजमेंट होगा हमारे साथ कुछ ही क्षणों में हाजिर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।